अस्सलामुअलैकुम। आज हम द नेशन का एक आर्टिकल देख रहे हैं, द चार्टर ऑफ इकोनॉमी। इस आर्टिकल से हम लोग अपने एसए के लिए, पाकिस्तान अफेयर के लिए, करंट अफेयर के लिए और पॉलिटिकल साइंस के पेपर के लिए पॉइंट्स निकालेंगे। हम आर्टिकल से देखेंगे कैसे हम पॉइंट्स निकाल के उसको अपने एसए में या अपने किसी और ऑप्शनल या कंपल्सरी सब्जेक्ट के आंसर में ऐड कर सकते हैं। तो ठीक है, इस आर्टिकल को हम पढ़ेंगे और पॉइंट्स निकालेंगे। और दूसरा, अगर इस आर्टिकल का कंक्लूजन देखा जाए तो वो इसमें ये कह रहा है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी की कमी है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को लेकर। तो इसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमी है वो थ्राइव नहीं कर रही, वो प्रोग्रेस नहीं कर रही, वो फ्लोरिश नहीं कर रही। राइट, तो चलें इस आर्टिकल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं और इससे पॉइंट्स निकालते हैं। तो हमारा आर्टिकल स्टार्ट हो रहा है द चार्टर ऑफ इकोनॉमी। राइट, अब चले पढ़ते हैं। The PM has again called for a consensus on a charter of economy to agree on a long-term plan to put economy on a track। इसमें ये कह रहे हैं कि जो PM हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी का आइडिया पेश किया है, जिसमें क्या करते हैं, तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स हैं, ये जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो कंसेंसस डेवलप करती हैं हमारे कंट्री की इकोनॉमी को कैसे हम जो है वो एक अच्छा रोड मैप दे सकते हैं। ठीक है, immediately PDM also called to be made a part of the charter of economy consultation. They also want to be the stakeholder of roadmap. Afterward, PM also invited PTI to be part of hammering out a roadmap for salvaging the economy. It would be indeed good news for the people of Pakistan if political parties can agree on something relating to the welfare of the people of Pakistan. Right? तो इस सब को आप किस चीज़ का नाम दे सकते हैं? इस फर्स्ट पैराग्राफ से आपको क्या पता चल रहा है? ये पॉलिटिकल कंसेंसस की बात हो रही है। राइट, ये पॉलिटिकल कंसेंसस की बात हो रही है। इसमें हमने क्या देखना है कि आपके जो पॉलिटिकल तमाम पार्टीज़ हैं ना, पॉलिटिकल पार्टीज़, उनको PM शहबाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं कि तमाम पार्टीज़ एक रोड मैप तैयार करें पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए। राइट, तो इस पहला पैराग्राफ से आप जो एक पॉइंट निकालेंगे वो है पॉलिटिकल कंसेंसस ऑफ ऑल पार्टीज़। अब आपने क्या करना है, पॉलिटिकल कंसेंसस को अपने एक रजिस्टर पे नोट डाउन कर लेना है। राइट, और फिर उसमें आपने ये लिखना है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है ना, वो पाकिस्तान के लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर सकती हैं, एक पॉलिटिकल एजेंडा बना के पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए। इस पैराग्राफ से हमें ये पॉइंट मिल रहा है। राइट, अब हम सेकेंड पैराग्राफ पढ़ते हैं। टू पुट द कंट्रीज इकोनॉमी ऑन द ट्रैक in the short term, the incumbent PM has visited friendly Gulf countries to look for investment in the service industry such as tourism, hospitality and SUEs. The government will generate revenue from the sale of assets in the aforementioned areas. However, there are few shortcomings in inviting FDI, especially in the service sector. The sector does not add to the economy per se. अब इसमें वो क्या बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो इनकम्बेंट PM है ना, उन्होंने विजिट किया था गल्फ कंट्रीज़ का ताकि वो इन्वेस्टमेंट ले सकें, लुकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, ताकि वो इन्वेस्टमेंट करवा सकें उन कंट्रीज़ से। किस उसमें एरियाज़ में, स्पेशल सर्विस इंडस्ट्री सच एज टूरिज्म में, हॉस्पिटैलिटी में और SCOs में। ठीक है, अब इससे क्या होगा, जब आपकी टूरिज्म बेहतर होगी, आपके लोग जब मुल्क में आएंगे तो वो क्या लेके आएंगे, वो आपके लिए आपका जो रेवेन्यू है, ये जो आपका जो इससे जो बाहर के मुल्क से पैसा आता है वो इंक्रीज होगा। राइट, तो उससे आपकी इकोनॉमी क्या होगी, बेहतर होगी। ओके, सो अब इसकी बेस्ट एग्जाम्पल वो ये बता रहा है, द बेस्ट एग्जाम्पल इज श्रीलंका, whose tourism-based economy received a bettering during the COVID-19 pandemic as well as revenues from the tourism dried up। अब श्रीलंका की इकोनॉमी जो मेजर पोर्शन था ना श्रीलंकन इकोनॉमी का, वो कहाँ से आ रहा था, वो टूरिज्म इंडस्ट्री से आ रहा था, कि टूरिज्म बहुत ज़्यादा होती थी श्रीलंका में, खूबसूरती बहुत ज़्यादा है, लोग श्रीलंका विजिट बहुत ज़्यादा करते थे। तो श्रीलंका की इकोनॉमी किस पे बेस कर रही थी, टूरिज्म पे। बट जब कोविड-19 आया, कोविड-19 की वजह से क्या हो गया था, लॉकडाउन लग गया था, फ्लाइट्स बंद थी, तो श्रीलंकन इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा सर्वाइव करना पड़ा था ड्यू टू कोविड-19 रिस्ट्रिक्शंस। उसकी वजह से लोग टूरिज्म नहीं कर सके, तो श्रीलंकन इकोनॉमी को बहुत बड़ा धचका लगा था। राइट, तो क्या वो इसमें क्या बता रहे हैं, एज रेवेन्यू फ्रॉम टूरिज्म ड्राइड अप हो गया, रेवेन्यू नहीं जनरेट हुआ था ना क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था। सिमिलरली श्रीलंकन स्पेंट इट्स लोन ऑन बिल्डिंग grand infrastructures which did not generate revenues to support the economy but required government subsidies for their upkeep। अब इसमें दो बातें बताई गई हैं। एक तो ये कहा गया है कि श्रीलंकन इकोनॉमी जो थी वो टूरिज्म पे बेस करी थी। जो दूसरी बात बताई गई है ना कि श्रीलंका की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो
अपना जो लोन्स है ना, जो उन्होंने लोन्स लिए थे, वो क्या किए हैं, बिल्डिंग ग्रैंड इंफ्रास्ट्रक्चर, वो इन्वेस्ट किए हैं सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में। उन्होंने क्या नहीं किया, उन्होंने जो टेक्नोलॉजी थी, जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी, उसको बूस्ट अप नहीं किया, उनको फ्लरिश नहीं किया। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि उन्हें उल्टा सब्सिडी ही देनी पड़ी उन प्रोजेक्ट पे। जैसे हमारे पाकिस्तान में क्लेम किया जाता है जो मेट्रो का प्रोजेक्ट है कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर तो बिल्ड कर दिया, लेकिन अब आप उसे सब्सिडी देकर उससे थ्राइव कर रहे हैं, राइट। तो ये हमने श्रीलंका की एग्जांपल आप किसी भी अपने एस्से में, इकोनॉमी के एस्से में ऐड कर सकते हैं, राइट। ये आपने पॉइंट्स नोट डाउन करते जाने और कहीं पे भी फिट कर सकते हैं आप ये इकोनॉमी में, राइट। तो इसको आपने क्या करना है, नोट डाउन करने लें और श्रीलंका की एग्जांपल भी देनी है कि कैसे श्रीलंकन इकोनॉमी सिर्फ एक चीज़ पे बेस कर रही थी, वो थी टूरिज्म। उसके बाद उसने सेकंड किसी चीज़ को नहीं कंसीडर किया अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। और दूसरा उसने ये बताया कि उनका जो लोन्स था वो उन्होंने क्या किया है, स्पेंड किया है सिर्फ ग्रैंड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, ना कि किसी और चीज़ को। वो मतलब उस ग्रैंड इंफ्रास्ट्रक्चर को भी उन्होंने फिर क्या खुद से उन्हें सब्सिडी देकर सर्वाइव करवाना पड़ रहा है। तो ये श्रीलंका की एग्जाम्पल आपने लाजमी नोट डाउन करनी है और अपने किसी भी करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर या पॉलिटिकल साइंस के पेपर में जहां आपको सूटेबल लग रही है वहां आपने इसको लिखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं, एनी रोबस्ट इकोनॉमी इज अंडरपिन्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग एंड इनोवेशन। अब वो कह रहे हैं जो एक अच्छी इकोनॉमी होती है ना, वो किस पे बेस करती है। एक फर्स्ट पॉइंट आपको मिल गया मैन्युफैक्चरिंग पे, दूसरा क्या होना चाहिए उसमें, इनोवेशन होनी चाहिए। यानी कि आप दूसरों से ना मंगवाएं, अपने मुल्क में भी इनोवेशन के जरिए कोई ना कोई चीज़ बनाएं। ओवर द लास्ट फ्यू डिकेड्स चाइना फॉलोड बाय इंडिया, अब इसमें बता रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से चाइना और उसके साथ इंडिया भी हैज़ मूव्ड फ्रॉम अ कंज्यूमर इकोनॉमी टू मैन्युफैक्चर इकोनॉमी, विद चाइना नाउ मेकिंग स्टेडी प्रोग्रेस टू मूव टू एन इनोवेशन इकोनॉमी। अब यहाँ पे देखें वो ये बता रहा है आपको कि चाइना जो है ना वो कंज्यूमर, चाइना और इंडिया कंज्यूमर इकोनॉमी से बन गया है मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी। कंज्यूमर इकोनॉमी क्या होता है कि आप दूसरे मुल्क से चीज़ें मंगवा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन अब वो क्या बन गया, अब वो बन गया मैन्युफैक्चरिंग। एक इंडिया की भी बात हो रही है, आप इसमें ये भी नोट डाउन करें, इंडिया भी कंज्यूमर से बन गया है मैन्युफैक्चरिंग और चाइना भी, राइट। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये शिफ्ट कर रहे हैं, अब ये मंगवाने की बजाय बाहर से खुद जनरेट करके वो बेच रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इवन आफ्टर 75 ईयर ऑफ एग्जिस्टेंस, अब पाकिस्तान की बात हो रही है, पाकिस्तान इज मेयरली रिलाइंग ऑन ट्रेडिशनल एटम्स। अब पाकिस्तान वो कह रहा है 75 साल के बाद भी पाकिस्तान किस पे रिलाई कर रहा है, सिर्फ ट्रेडिशनल एटम पे, जो क्या है हमारे टेक्सटाइल सच एज फ्यू प्रोडक्ट्स फ्रॉम सियालकोट, जो कि सियालकोट के हमारे कुछ ही टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं, फुटबॉल या कोई स्पोर्ट्स के 2-4 आइटम हैं जिस पे पाकिस्तान की सिर्फ सियालकोट की इंडस्ट्री रिलाई कर रही है, विच आर लो वैल्यूड एंड लीस्ट टेक्नोलॉजी इंटेंसिव आइटम। अब वो भी क्या कर रहे हैं, वो इतने मतलब लेस टेक्नोलॉजिकल बेस्ड आइटम हैं कि वो कम्पीट ही नहीं कर पा रहे इंटरनेशनल मार्केट में, जिसकी वजह से उनकी वैल्यू जो है वो गिर रही है। The newcomer Bangladesh and Thailand have overtaken Pakistan in this field. अब पाकिस्तान और न्यूकमर जो है ना वो बांग्लादेश और थाईलैंड पाकिस्तान को रिप्लेस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश की भी इकोनॉमी काफ़ी अच्छी जा रही है और थाईलैंड की भी। वो क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी ऐड कर रहे हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, जिसकी वजह से बांग्लादेश और थाईलैंड दोनों जो है वो पाकिस्तान को रिप्लेस कर रहे हैं, उसकी जगह ले रहे हैं। जो बिल्कुल थोड़ा सा एक पाकिस्तान के टेक्सटाइल जो थी ना जगह इंटरनेशनल मार्केट में, वो भी कौन ले रहा है, बांग्लादेश ले रहा है और थाईलैंड ले रहा है। एंड जनरेटिंग रेवेन्यूज इन बिलियंस फॉर एक्सेस ऑफ पाकिस्तान, और उससे फिर वो क्या कर रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर के रेवेन्यू ले रहे हैं बांग्लादेश और थाईलैंड। अब नेक्स्ट देखते हैं, वी स्टिल हैव टू मैन्युफैक्चर एनी प्रोडक्ट competitive at the international level. We cannot even assemble any product which is competitive at the international level. वो कह रहा है हमारा कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो compete कर सके इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, इसको आप पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट देखें, another example is consumer products such as fridge, TV and other electronic items which have been around for at least a couple of decades. अब वो कह रहा है कि एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम, जो हमारे फ्रिज, टीवी एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं जो कि बहुत सालों से चल रहे हैं। ठीक है, ऑल द क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज इन दिस कंज्यूमर आइटम्स आर इम्पोर्टेड मेनली फ्रॉम चाइना, अगेन कंज्यूमिंग फॉरेन एक्सचेंज, yet again there is minimal export of these consumer product as a key lack of requisite quality required at the international level. अब इसमें क्या बात कर रहा है कि इतने मेजर प्रोडक्ट्स जो हैं, जो कि टीवी है, फ्रिज है, अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, वो भी पाकिस्तान जो है वो क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है चाइना से। मतलब इतने बेसिक आइटम भी पाकिस्तान जो है वो खुद बनाने के काबिल नहीं है, वो भी क्या करने पड़ते हैं, उसे
बाहर से मंगवाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपको फॉरेन एक्सचेंज देना पड़ता है ना, आपको बाहर डॉलर में पैसा देना पड़ता है चाइना को, जिससे आपका क्या होता है, ट्रेड डेफिसिट इंक्रीज होता है। Thus, the indigenization of the auto and consumer sector is long overdue and should be part of any charter of economy if we have to move forward for manufacturing economy। अब वो क्या कह रहा है, आपकी जो लोकल इंडस्ट्री है ना, आपको उसको बूस्ट करना होगा, आपको उनको सब्सिडी देनी होगी। जो भी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं आपकी मुल्क में, आपको पाकिस्तानी प्रोडक्ट को प्रेफरेंस देनी होगी, तभी जाके आपका क्या होगा, एक मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी जो है वो बनेगी। The manufacturing sector will not only save foreign exchange but also bring critical technology to Pakistan and help create thousands of more jobs, thus providing support to the economy in terms of great revenue generation। अब वो क्या कह रहा है कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बना देते हैं ना, कि आप अपने प्रोडक्ट खुद बनाएंगे कुछ हद तक, तो वो क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज सेव होगा, आपको डॉलर बाहर कम देने पड़ेंगे। जब आप बाहर से कम आप अपने मुल्क में बना रहे होंगे ना, तो आपको बाहर से कम परचेज करना पड़ेगा, तो आपको डॉलर भी बाहर कम देने पड़ेंगे, तो उससे क्या होगा। और दूसरा फ़ायदा आपको बता रहा है कि ब्रिंग क्रिटिकल टेक्नोलॉजी टू पाकिस्तान। जब आप फ्रिज, टीवी या कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स खुद बनाएंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी आएगी इससे पाकिस्तान में, और फिर आप जब मैन्युफैक्चरिंग, आपकी लेबर भी इंक्रीज़ होगी, आप जॉब्स देंगे। आप जब फ्रिज, टीवी ये खुद बनाना स्टार्ट करेंगे, तो आपके इंजीनियर भी पाकिस्तान के होंगे, तो वो क्या होगा, जॉब्स पैदा होंगी, और इससे इकोनॉमी को क्या मिलेगी, सपोर्ट मिलेगी। फर्दर, द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर शुड ओनली बी गिवन टैक्स रिलीफ एंड सब्सिडीज अगेंस्ट रेवेन्यू जनरेटेड थ्रू एक्सपोर्ट्स। अब इन इंडस्ट्रीज को, इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आपको क्या करना चाहिए, आपको रिलीफ देना चाहिए, टैक्स रिलीफ देना चाहिए, आपको सब्सिडीज देनी चाहिए। इन सम, एनी चार्टर ऑफ इकोनॉमी शुड फोकस ऑन डेवलपिंग अ मैन्युफैक्चरिंग बेस इन अ कंट्री with the first step as in indigenization of the existing manufacturing sector। अब इसका मतलब सबका यही है इस पैराग्राफ का, कि आपने जो है वो अपने लोकल इंडस्ट्री को बूस्ट करना है, उस लोकल इंडस्ट्री को आपने रिलीफ देना है, ताकि आपका जो कंट्री है उसकी इकोनॉमी जो है ना वो बेहतर बन सके। अब इसमें ओवरऑल आप देखें, इस पूरे आपके आर्टिकल में आपको 6-7 पॉइंट्स मिलते हैं। आपने कैसे अपनी जो लोकल इंडस्ट्री है उसको बूस्ट करना है, पॉलिटिकल कंसेंसस कैसे होना चाहिए, श्रीलंका की एग्जाम्पल आपने ऐड करनी है, ठीक है। तो आप ये 4-5 जो पॉइंट्स है ना, आप इन्हें लिखेंगे जब आपने रजिस्टर पे, आप इसको किसी भी एसे में कहीं पे भी, आपको फॉर एग्जांपल गवर्नेंस का आ जाता है, आपका गुड गवर्नेंस का एसे आ जाता है, गुड गवर्नेंस के एसे में आपने क्या करना है, पॉलिटिकल कंसेंसस या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को ऐड करना है, राइट। कि अगर आपका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, पॉलिटिकल कंसेंसस होगा, तो मुल्क की इकोनॉमी अच्छी तरह से चलेगी। क्यों? क्योंकि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, हर दूसरे दिन आपका सीएम चेंज नहीं हो रहा, हर दूसरे दिन आपके मुल्क में ये क्यास नहीं है कि आपका जो आज पीएम जा रहा है, आज सीएम जा रहा है, एक पॉलिसी डायरेक्शन रहेगी। एक सीएम आता है, वो जॉब्स की अनाउंसमेंट कर देता है कि आपकी वैकेंसीज जो है वो 10 दिन में ओपन हो जाएंगी, उसके 6 दिन बाद सीएम चला जाता है, नया सीएम आता है, वो उसको बंद कर देता है। तो इस तरह से जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ना, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वो आपकी गवर्नेंस को बेहतर होने ही नहीं देती। फिर श्रीलंका की एग्जांपल देंगे, फिर आपने पाकिस्तान को बताना है कैसे कि वो 75 साल के बाद भी अभी तक इस काबिल ही नहीं है कि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग खुद कर सके, राइट। तो ये एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा गया, आप इसे पॉइंट्स निकालें, इसको नोट डाउन करें, इसकी जहाँ रेलिवेंसी आपको लगती है वहाँ पे आप अपने एसए में करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, पॉलिटिकल साइंस के पेपर में कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं। तो हम इसी तरह और आर्टिकल्स कवर करेंगे, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।